आपका ट्वीट आपने लिखा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के परिवार का अमेरिका के साथ सरेंडर। नेहरू जी ने 1963 में हमारे ओडिशा का चरबटिया एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया। गुलामी और देश बेचने तोड़ने की मानसिकता ने हमें पाकिस्तान की तरह अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। ये काला अध्याय मन विचलित भी है और व्यथित भी है। This is the English translation that we have for our viewers and listeners who want to see it. तो ये बताइए ये कौन सा एयरपोर्ट था और ये दस्तावेज आपके पास आए कैसे, इतने पुराने? नहीं, ये दस्तावेज ऐसे नहीं है कि एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज जो है डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी, जो यदि थोड़ी कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। और मुझे पढ़ने की आदत है। मैंने मैक्सिमम जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, सभी के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। तो रात में जब मैं सोने के लिए जाता हूं तो फिर मैं उसी तरह के रिसर्च में जो है, और ये सारी रिसर्च मेरी खुद की व्यक्तिगत है जी। मेरे पास कोई रिसर्च की टीम नहीं। चाहे पार्लियामेंट में मैं भाषण दे रहा हूं, चाहे मैं ट्वीट कर रहा हूं या कहीं कुछ बोल रहा हूं, तो वो मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है उस रिसर्च पर कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो आज जो मैंने किया ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ये समझें कि 47 में हम आज़ाद हो गए और 47 के बाद जिंदगी भर, मतलब बचपन से हम भी पढ़ते रहे, आप लोग भी पढ़ते रहे कि हमने ये डिसाइड किया कि ना हम रूस के साथ हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं। हमने नैम बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो चालू हुआ। और उसका आपको पता है कि बांडुंग सम्मेलन हुआ 60 में, तो बहुत बड़ा एक नैम कंट्रीज का जो है एक सम्मेलन हमने स्टार्ट कर दिया, गुटनिरपेक्ष देशों का। इसके बाद अमेरिका को ये एयरपोर्ट दे देना 1963 में, और उसके पहले का जो क्लिप है यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति केनेडी और जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, 1963 में दोनों की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि हम चरबटिया उड़ीसा का दे देंगे। और उसमें और भी जो अलार्मिंग है, जो मैंने नहीं लिखी, जानबूझकर नहीं लिखी, कि इसके बाद भी हम लगातार ये कहते रहे कि 71 के बार में जो है मुझे सोवियत रूस ने साथ दिया, रूस जो है भाई है। और आज तक का जो इतिहास है, रूस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि रूस हमारा भाई नहीं है। तो हम यही पढ़ते रहे। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि वो चरबटिया का जो एयरपोर्ट है, चाइना के साथ साथ हमने सोवियत रूस पर भी सर्विलेंस करने के लिए अमेरिका को अधिकार दे दिया। तो ये जो ड्युअलिज्म है, और अपना एयरपोर्ट, अपना एयरबेस सार्वभौमिक राष्ट्र यदि दे देता है, तो पाकिस्तान में और हम में क्या फ़र्क है, कुवैत और मेरे में क्या फ़र्क है। हम तो यही कहते हैं ना कि उनके जो अमेरिका के जो एयरबेस हैं या जगह है उन्होंने बना रखा है। हम तो रिफ्यूलिंग के लिए भी परमिशन नहीं दे रहे थे अमेरिका को। याद है आपको जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में बवाल उठा था कि गल्फ वॉर के टाइम में कि हम अमेरिका के जो जहाज़ हैं उन्हें रिफ्यूलिंग भी नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, हमने कभी अपने एयरबेसेस दिए नहीं हैं अमेरिका को। यहाँ तो एयरपोर्ट ही दे दिया था। यहाँ तो एयरपोर्ट ही दे दिया ना, एयरबेस ही दे दिया ना। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यदि आपको नहीं लगता है कि अमेरिका के आगे सरेंडर करें और जनता के सामने यदि मैं ये नहीं बताऊं तो क्या करूं? निशिकांत जी, ये मैं देख रहा हूँ आपकी रिसर्च तो काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटाइल है, लेकिन सिर्फ गांधीज को लेके, नेहरूज को लेके ज़्यादा स्पेसिफिक है। और मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ कि आप बार बार सरेंडर का वर्ड यूज़ करते हैं, क्या ये एक रिवेंज सीरीज़ चल रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने बोला कि मोदी साहब ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ आपके सीरीज़ और ट्वीट्स आ रहे हैं, तो क्या ये एक रिवेंज सीरीज़ चल रही है क्या ये? नहीं, जब हम सत्ता में आए ना 2014 में, जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे साथ क्या मजबूरी है कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में जो है सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो स्क्रूटनी में है। 2014 के पहले क्या हुआ ये स्क्रूटनी में है ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं। और 2014 के बाद चूंकि हम ही सरकार के पार्ट हैं तो सारे लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हैं। उनको इतिहास पता ही नहीं है कि भारत किस तरह से गुलामी की मानसिकता में था। और 2014 में माननीय मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद किस तरह से हमने इस देश को आगे बढ़ाया है। आज चौथी अर्थव्यवस्था हैं हम, और तीसरी अर्थव्यवस्था हम। 27 तो बहुत बड़ा समय है, मुझे लगता है कहीं 2026 के अंत होते होते नहीं हो जाए। तो ये जो
स्क्रूटनी है, इस स्क्रूटनी में जनता को जानने का अधिकार है। जब हम सत्ता में आए तो उस वक्त जो एज ग्रुप था, जो वोटर का एज ग्रुप है जो कि हमको वोट करता है, वो 7-8 साल के बच्चे थे। तो 7-8 साल के बच्चे को तो 2014 के पहले का कुछ नहीं पता है। तो मैं उनके जानकारी के लिए ये सारे चीज़ें दे रहा हूँ। और कांग्रेस तो मरी हुई पार्टी है, उससे क्या रिवेंज लेना। और ये तो कमेंट्री भी है कि तब की मीडिया इसको उजागर नहीं कर रही थी, जिसको ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। उन्होंने ये शायद डाला नहीं और इतने वर्षों के बाद अब ये बाहर निकल रहा है। देखिए, मैंने अगर ये डिक्लासिफाइड है तो ट्रेडिशनल मीडिया को तो चलाना चाहिए था, अमेरिका के मीडिया को और भारत के मीडिया को। हम सब इसमें जिम्मेदार हैं शायद। देखिए, एक हमने CIA का ही डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, रशिया वाला। उसमें कांग्रेस के नेताओं के बारे में हमने कहा था, और उसमें विशेष तौर पर जो उस वक्त के प्रिंट मीडिया थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना था नहीं, और मैंने 85-86 की बात की। आप समझिए 16,000 आर्टिकल सोवियत रूस छपवा रहा है, जो उस वक्त आप ही की तरह, NI की तरह जो दूसरी एजेंसी थी, वो किस तरह से उसका एडिटोरियल पर कब्जा था सोवियत रूस का। ये सारी बातें जो है डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जो गोदी मीडिया आज जिसको कहते हैं, ये भी लोगों को जानने का सवाल है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं कह रहा हूँ, ये 2010 में डिक्लासिफाई हो गए, 11 में हो गए, 2009 में डिक्लासिफाई हो गए, 2013 में हो गए। उस वक्त भी जो कंट्रोल था सरकार का, या जिस तरह का गोदी मीडिया था 2014 के पहले, जो आरोप हमारे ऊपर हैं, ये भी दिखाने का सवाल है कि देखो ये डिक्लासिफाइड एक डॉक्यूमेंट है, और जो रिलीज हो गया उसको भी यहाँ के अखबार वालों ने नहीं छापा, यहाँ के चैनल वालों ने नहीं दिखाया। ये दूसरा विषय है। और उस वक्त न्यूज़पेपर्स होते थे जिसको एवरीबडी न्यू दैट इट वाज प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर्स। मैं एक का तो मैं नाम ले ही लेती हूँ, पेट्रियट। सब जानते थे कि रशियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर पढ़ना चाहो तो आप पेट्रियट उठा लो और पता लग जाएगा। वैसे ही बाकी भी थे जो एडिटोरियल्स फ्रंट पेज पे छपते थे। सभी लीडिंग पेपर आज भी जी। पेपर हैं। मैं कुछ बोलूँगा तो कल को मुझे ही समस्या हो जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितने अखबार थे, जितने अखबार, एक आध अपवाद होंगे। इंडियन एक्सप्रेस को यदि आप एक अपवाद मान लीजिए, नहीं तो सभी बिके हुए थे। सर, मेरा सवाल ये है कि आप रशिया के ऊपर बता रहे हैं, पर आरोप ये भी है कि आजकल जो है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर मीडिया वाले हों या न्यूज़ पॉलिटिशियंस हो, सबके बेटी बेटियां जो हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं या अमेरिका में काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं। तो आप अब अमेरिका टिल्ट देख रहे हैं। जिस तरह पहले रशिया टिल्ट होता था, वैसे आजकल अमेरिका का टिल्ट है। और वहाँ का जो डीप स्टेट है, वो एक तरह से लोभ लालच देकर पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर रहा है। सही, गलत? मुझे नहीं लगता। मैंने आपको कहा ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया का जमाना इतना है, 140 करोड़ लोग जो है इस देश के, सभी पत्रकार हैं। पहले तो एक कंट्रोल्ड पत्रकारिता थी, अब तो अनकंट्रोल्ड पत्रकारिता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा कि उसको कहना पड़ा कि सोशल मीडिया को इतना खुला मत छोड़ो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमले हों, लेकिन सभी हमले कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे हैं डीप स्टेट, और खासकर मोदी जी के समय कोई डीप स्टेट चलने वाला नहीं। मतलब क्या गार्ड रेल्स क्या है, सेफ गार्ड क्या है? उसका कारण सेफ गार्ड ये है कि एक तो प्रधानमंत्री जी सभी चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर हैंडल करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनसे छुपी हुई है। दूसरा है कि उनका जो कनेक्ट है आम लोगों के साथ, मतलब आप ये समझें कि मुझे तो जब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई एक चीज़ें वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताते हैं जो कि मेरे नॉलेज में नहीं। तो मतलब उनको एक एक चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी है। तो आज यदि कोई इस तरह के डीप स्टेट के साथ मिलकर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ईमानदार नेतृत्व जो है, वो मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है, और ये फैक्ट है कि इनसे ज़्यादा जो है ईमानदार नेतृत्व तो हो ही नहीं सकता। आप समझिए 11 साल से हम सरकार चला रहे हैं, एक भी मंत्री के ऊपर इतना छोटा भी छींटा आया क्या? और यदि हमारी एजेंसी भी कोई गलत कर रही है, जैसे मैं आपको बताऊं, नेशनल मेडिकल काउंसिल हमने बनाया, यदि उसमें करप्शन है तो ये दूसरी बार हुआ पिछले 3 साल में कि CBI के रेड हुए, ED के रेड हुए, अपने लोगों के ऊपर रेड हुए। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो छूटने वाला है। तो जो आरोप है ना, वो आरोप केवल ऐसे ही हवा में मैं आपको कह सकता हूँ। और यदि ऐसा होता
तो हमारा FTA साइन हो गया रहता ना। हम्म, यदि ऐसा होता तो ट्रंप जो है लगातार इस तरह की बातें नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो मजबूत राष्ट्र है, जो माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं, उसके कारण जो है समस्या चल रही है। तो डीप स्टेट का यदि मामला होता तो समस्या नहीं होती, जैसे सबके साथ समझौता होता था, समझौता हो गया रहता। मैंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ के एक अधिकारी ने कहा कि ये आप नेगोशिएशंस में पीयूष गोयल को क्यों भेज रहे हैं, पीयूष गोयल को मत भेजिए, किसी और नेता को भेजिए। लेकिन भारत, पहले वाला भारत, शायद मैं 2014 की नहीं कह रही, बट मे बी 70 के दशक में या 80 के दशक में, अगर अमेरिका से कभी ऐसे आता कि इस मंत्री को मत भेजिए या इस ऑफिशियल को मत भेजिए, भारत मान लेता। लेकिन इस बार भारत नहीं माना, पीयूष गोयल को ही भेजा फिर से नेगोशिएशंस के लिए। दैट मेड मी हैप्पी कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी तरफ से कौन आएगा नेगोशिएशंस करने के इसीलिए लिए। ना, और 11 साल से पीयूष गोयल जी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं या सरकार क्या सोच रही है और देश हित क्या है। आपको यदि ध्यान हो कि जब निर्मला सीतारामन जी कॉमर्स मिनिस्टर थी तो WTO में जो है हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम पर जो है हमने साइन करने से मना कर दिया, नेगोशिएशन टूट गया था। जबकि कांग्रेस सरकार ने वो फूड सिक्योरिटी बिल ला दिया था, लेकिन 80 करोड़ लोगों को कैसे खाना पहुंचाया जाएगा उसके लिए तो समझौता कर लिया था कि उसकी सब्सिडी हम खत्म कर देंगे। लेकिन यह हमारे प्रधानमंत्री जी को पता था, उन्होंने कहा समझौता टूटता है तो टूटे। मैं दूसरा आपको कह रहा हूँ, पीयूष गोयल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं इस मुद्दे को चूंकि बहुत उठाता हूँ, ITA 1 हमने 96 में जो है साइन कर लिया। मतलब इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट जो है वो 96 में चिदम्बरम साहब ने साइन किया। सोना यदि आप इंपोर्ट करते हो तो सोना का तो वैल्यू है वो रह जाता है, हमारे घर में जो है उसकी एक कीमत है। कल को कोई समस्या होगी तो लोग सोना को जो है बेच के अपनी जीवन चला सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक आ गया यहाँ इस देश में तो कितना साल, एक मोबाइल फोन है उसका 1.5 साल 2 साल 3 साल डिफंक्ट हो जाता इसके बाद डिफंक्ट हो जाता है। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, केवल 26 देश ने एग्रीमेंट साइन किए, चाइना ने उस वक्त एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और वो एग्रीमेंट ये है कि 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जो है हमारे यहाँ लाइए। इसके कारण से आपको ध्यान हो कि यहाँ जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। आज भारत जो है यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का कर रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 काम किया। कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ लाना होगा। तो कहा मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने ITA 1 में एक लूप होल्स निकाला, क्योंकि जब ITA 1 96 में साइन हुआ उस वक्त मोबाइल का बहुत ज़माना नहीं था, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें छूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ करेंगे। उसके लिए काफ़ी केसेस हुए, केस चल भी रहा है, लेकिन उसका अब देखिए कि हम यहाँ एप्पल बन रहा है, सैमसंग बन रहा है, सोनी बन रहा है, जितने मोबाइल फ़ोन है, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए हम चाइना के बाद। दूसरा, ITA 2 में एग्रीमेंट आज तक भारत ने 2015 से लटका रखा है कि हम ITA 2 साइन नहीं करेंगे। और चाइना ने जिस तरह से किया कि 96 में ITA 1 साइन नहीं किया, जब वो मजबूत किया अपने आप को 2003 में साइन किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो ये जमाना वो है कि अमेरिका के गिदड़ भभकी में या किसी भी कंट्री के गिदड़ भभकी में भारत नहीं आता। भारत जहां अपना मजबूत कर सकता है, अपने लोगों को रोजगार दे सकता है, या जिन चीज़ों से भारत को फ़ायदा है, ये दूसरा काम किया। मैंने कहा कि एक फूड सिक्योरिटी एक्ट में साइन करने से मना कर दिया, ITA 2 में साइन करने से मना कर दिया, और FTA भी अभी वही हो रहा है जो कि भारत के हित में है, यहाँ की जनता के हित में। ये माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया। सर, मैं वापस आपकी ट्वीट सीरीज पे आता हूँ। एक आपका ट्वीट आया था जिसमें आपने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्रिटिश की हेल्प से हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ थे। ये बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है, इस पर आप थोड़ा जोर डालेंगे अगर आपने इस पर रिसर्च कुछ करी है तो? ये आप समझें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 84 में हुआ, जून 84 में हुआ। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है उसने इंटरनल डॉक्यूमेंट दिया है। ये डॉक्यूमेंट है जनवरी-फरवरी का। आप समझें कि 5-6 महीना पहले आप थैचर को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करने वाले हैं, हम स्वर्ण मंदिर जाने वाले हैं, भिंडरावाला को आपने पैदा किया, भिंडरावाला के साथ निहत्थे को मारने वाले हैं, और आपने जो है उनकी मदद ली। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने दिया।
इसका एक दूसरा सीरीज जो है मैंने जानबूझकर अभी छोड़ा हुआ है कि कांग्रेस जब कभी हल्ला करेगी तो मैं बताऊंगा कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, स्मिता जी बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मार्गरेट थैचर को इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी मैं किसी दिन जो है ट्वीट करूंगा। उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या क्या किया, यदि हम सार्वभौम राष्ट्र हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया और तो आप जो है दूसरे देश को बताएंगे कि हमने इस आधार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, इसमें ये हो गया, इसमें इतनी कैजुअलिटी हो गई। तो ये पूरा का पूरा, और जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस वक्त ब्रिटेन के डिफेंस के अफसर अमृतसर में मौजूद थे, और उस वक्त जून में मौजूद नहीं थे, वो जनवरी फरवरी से लेकर जून तक मौजूद थे। ऐसा कहीं होता है? अपने देश के नागरिक, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो है सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर से ज़्यादा प्रतिष्ठित जो है, या ऐतिहासिक सांस्कृतिक या धार्मिक जो है कोई जगह नहीं है, आपने वहाँ जो है तोप चलवा दिया साहब, आपने निहत्थे को मार दिया साहब, और अपने से नहीं मारा, आप जो है दूसरे देश के सेना को बुलाकर मरवाते हैं। तो यही मैंने कहा था, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती। उसमें आई रिमेंबर दिस, क्योंकि वो 2018 में वो रिलीज़ हुई थी वो डॉक्यूमेंट्स, तो उस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन इन ब्रिटेन ऑल्सो कि अगर हम ये रिलीज़ करेंगे तो, क्योंकि उनके यहाँ भी सिख पॉपुलेशन काफ़ी है, कि क्या वहाँ की जो सरकार थी वो वर दे हैंड इन ग्लव विद इंदिरा गांधी। तो उस वक्त आया था क्लैरिफिकेशन कि हमें बताया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, ना हमने मदद की थी। इंदिरा गांधी ने इन्फॉर्म किया था, कोई इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुआ नहीं था, इन्फॉर्मेशन दिया गया था। नहीं, आप मेरा ट्वीट देखिए ना, वो ट्वीट जो मैंने किया है, उस ट्वीट में वो एक पेज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहाँ के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा है, उसने साफ लिखा है, उसने कमेटी को साफ लिखा है कि हमसे मदद मांगी गई थी, हमारे लोग गए थे और हमने उनको कोऑपरेट किया है। पर इसमें कोई ख़राब बात है कि अगर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुई है, उसके बाद जो ऑपरेशन इंदिरा गांधी ने किया था, तोप तो भेजे नहीं थे मार्गरेट थैचर ने, वो डिफेंस जो किया था, वो जो ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार, वो तो टोटली इंडिजिनस था ना, वो तो टोटली इंदिरा गांधी का था। उसमें ब्रिटेन का तो कोई कोऑपरेशन नहीं था। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में कोई ख़राब बात तो नहीं, जैसे पूरी 2611 में अमेरिका के साथ हमने किया। पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी। देखिए क्या है, दोनों घटना को आप अलग अलग ये कह सकते हैं। यदि हम चीन के खिलाफ लड़ाई लेने के लिए किसी का कोऑपरेशन लेते हैं, जैसे हमने 71 के वार में इजराइल का फुल फ्लेज सपोर्ट लिया, रूस का फुल फ्लेज सपोर्ट लिया, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन अपने देश के नागरिकों को मारने के लिए हम विदेशियों का सहारा लेंगे? ये किस तरह का सोशलिस्ट कंट्री है, किस तरह का सेकुलर कंट्री है? और उसमें भी भिंडरावाले को आप पैदा करके, जो सिखों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है स्वर्ण मंदिर, जहाँ की केवल सिख नहीं हमारी भी आस्था है, हमारे परिवार के लोग भी 2-3 महीने में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते रहते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ आप तोप चलवा दो, वहाँ आप ब्रिटेन का साथ ले लो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये घटिया बात नहीं है, ये घटिया मानसिकता नहीं है। या आपको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर या पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो आप किस तरह की सरकार चला रहे हो? और ये घटना जो है 84 की है, देश आज़ाद हुआ 1947 में, इसका मतलब कि आज़ादी के 50 साल के आसपास भी हम इस तरह के सिस्टम यदि पैदा नहीं कर पाए अपने इंटरनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो फिर किस तरह की सरकार चला पाया? आपको याद है कि ये 84 की घटना है जब ये हुआ था, जब मोरारजी भाई जो जनता दल के, जब वो थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बंद कर दिया था। वो कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी ना, वो तो आपकी जो ओरिजिनल पार्टी थी जनता पार्टी, उन्होंने किया था। तो इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा धक्का नॉन कांग्रेस पार्टी ने दिया ना। देखिए, जहाँ तक मोरारजी भाई का सवाल है, मोरारजी भाई कंप्लीट कांग्रेस के प्रोडक्ट थे। निर्मला सीतारामन जी के पहले, अब तो निर्मला सीतारामन जी शायद वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि कौन वित्त मंत्री कितनी बार बजट पेश किया, लेकिन उसके पहले का रिकॉर्ड मोरारजी भाई के नाम से ही था कि कांग्रेस के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट जो है पास किया। उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी इंदिरा जी के लिए। उस वक्त के जो माहौल थे
जो इंदिरा परिवार ने जिस तरह से गांधी परिवार ने कर रखा था, जैसे आपने मीडिया कंट्रोल था, बिजनेसमैन कंट्रोल था, लाइसेंस परमिट कोटा राज था, उसको समाप्त करने के लिए जो है दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाना था। तो मुरारजी भाई को हमने साथ दिया, इसलिए मुरारजी भाई को हम कोई डिफेंड करने नहीं आए, हमारी आइडियोलॉजी के आदमी नहीं थे। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.